Students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Shri Akal. Myself Suresh Kumar, and today we are going to do second chapter of class 10th mathematics, and the name of the chapter is polynomials. Today we are going to do question answers of exercise 2.2 of chapter polynomials. तो चलिए शुरू करते हैं. Question number 1 of the chapter polynomial exercise 2.2 is find the zero of the given polynomials and verify the relationship between the zeros of the polynomials and the coefficients of the polynomials given. ठीक है, ये पोलिनोमियल जो आपको दे के रखी हुई हैं ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे के रखी हुई हैं. आपको दी गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल्स निकालने हैं और उनके बाद उनके कोएफिशिएंट्स का रिलेशनशिप निकालना है विद देयर ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल्स. ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रहा है उनको भी आपने वेरीफाई करना है. ठीक है, तो फर्स्ट जो आपको पॉलिनोमियल दे के रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है x² - 2x - 8. ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे के रखी हुई है. तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल की कुछ बेसिक चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे. देखो भाई, ये जो पॉलिनोमियल है सबसे पहले ये प्रॉपरली अरेंज्ड पॉलिनोमियल है. ठीक है, प्रॉपरली अरेंज्ड पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके बीच में जो भी टर्म्स आ रही हैं दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ देयर वेरिएबल. ठीक है, मतलब ये जो टर्म्स आ रही हैं इस पॉलिनोमियल के बीच में ये टर्म्स प्रॉपरली अरेंज्ड हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि वेरिएबल की पावर के हिसाब से ये टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर में निचले वाले क्रम में या नीचे की तरफ जा रही हैं. सबसे पहले वो वाली टर्म आई है जिसके वेरिएबल के साथ में हाईएस्ट पावर है, उसके बाद वो वाली टर्म आई है जिसके वेरिएबल के साथ में उससे कम पावर है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म आ रही है. ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इस वाली ये क्या है, कांस्टेंट है ये. ठीक है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इस टर्म के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है. जिस टर्म के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होता, नंबर फॉर्म में होती है, उसी को ही हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं. इन टर्म्स को अगर हम देखें तो ये जो आ रहा है दिस इज कोफिशिएंट. क्या है ये, कोफिशिएंट. लेकिन ये कोफिशिएंट किसका है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x. किसका है ये, कोफिशिएंट ऑफ x है. ये -2 जो है ये कोफिशिएंट ऑफ x है. दूसरी साइड इस वाले वेरिएबल को अगर देखें इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है. तो जिस भी वेरिएबल के साथ में कोई भी नंबर नहीं होता, कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता, उस वेरिएबल के साथ में हमेशा 1 एज कोफिशिएंट ज़रूर होता है क्योंकि 1 जो है वो सबका मल्टीपल होता है, इसलिए इसके साथ में 1 होगा. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 1 है दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ x². अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, अभी मैं कुछ जनरल बातें बता रहा हूँ इस वेरिएबल्स की या इन पॉलिनोमियल्स की. ठीक है, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व भी करेंगे. ये चीज़ तो आपको पता चली होगी कि ये प्रॉपरली अरेंज्ड है, ये कोफिशिएंट ऑफ x² है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है और ये कांस्टेंट टर्म है. कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है. दूसरी चीज़ जो मैं समझाऊंगा यहाँ पर दैट इज़ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या चीज़, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है दैट इज़ ax² + bx + c होती है. ठीक है, यहाँ पर a जो है दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ x², b जो है कोफिशिएंट ऑफ x है और c जो है कांस्टेंट टर्म है. क्या है ये, कांस्टेंट टर्म है. अगर मैं इस जनरल फॉर्म को इस पॉलिनोमियल के साथ में कंपेयर करूँ, ठीक है, क्या करूँ, कंपेयर करूँ, तो कंपेयर करने पे मुझे पता चल रहा है कि a की यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 1. ठीक है, x² a यहाँ पर 1 है, इसका मतलब a यहाँ पर 1 के बराबर होगा. ठीक है, ठीक है. दूसरी बात
बी किसके बराबर आ रहा है, बी था क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है, ये है ना एक्स, ये भी एक्स है, ये बी है लेकिन ये -2 है, इसका मतलब बी यहाँ पर -2 के बराबर है। तो बी विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। और सी यहाँ पर किसके बराबर है, ये सी है, सी जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कंपेयर करूँ तो सी यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ रही है जो कि -8 के बराबर आ रही है। तो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पर समझाने वाली है, दैट इज़ मिडल टर्म या फिर मिड टर्म। यहाँ पर मिड टर्म किसको बोलेंगे, क्योंकि आगे जाके आपको उस मिड टर्म को स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ेगी जब आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाओगे। तो देखो ये जो पॉलिनोमियल है प्रॉपरली अरेंज्ड है, प्रॉपरली अरेंज करने के बाद में जो भी मिडल में पार्ट आता है उसी को ही हम मिड टर्म कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, मिड टर्म कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए। आगे जाके आपको जब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने होते हैं तो इसी मिडल टर्म को आपको स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो कैसे की जाती है वो भी आगे जाके आप समझोगे जब आप इस सवाल को करोगे। तो करते हैं इसको हम सॉल्व। क्या था हमारे पास, हमारे पास था एक्स स्क्वायर -2x और -8 वॉज इक्वल टू px, ठीक है, इक्वल टू px मतलब पॉलिनोमियल इन x। इसको मैं px लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है x वेरिएबल से बना हुआ है, इस पॉलिनोमियल के बीच में x वेरिएबल का यूज़ हुआ है, इसीलिए इसको हम पॉलिनोमियल ऑफ x बोलेंगे या पॉलिनोमियल इन x कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर वेरिएबल x की जगह s होता या y होता या z होता तब हम उसको पॉलिनोमियल इन z, पॉलिनोमियल इन y और पॉलिनोमियल इन s कहते, ठीक है। क्या कहते, तो जिस भी वेरिएबल का यूज़ हुआ होता है किसी पॉलिनोमियल के बीच में उसको उसी का ही पॉलिनोमियल कहा जाता है। पॉलिनोमियल इन s, पॉलिनोमियल इन y, पॉलिनोमियल इन z लिखा जाता है। क्योंकि आपको इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो आप ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हो, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ेगा, मतलब इसको ज़ीरो पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल के बीच में आने वाले वेरिएबल की वो वैल्यू जो वैल्यू अगर मैं उस पॉलिनोमियल के बीच में पुट कर दूं तो वो पॉलिनोमियल पूरा का पूरा ज़ीरो बन जाता है, ठीक है। तो वही वैल्यू उस वेरिएबल की ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी, और ये हासिल होती है जब आप पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो करते हो या उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो पॉलिनोमियल बनाते हो। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके ज़ीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए मुझे px को इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स बढ़ सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट सवाल है, आपको समझाने के लिए इनके स्टेप्स को मैं थोड़ा बड़ा करके, ठीक है, एक्सटेंड करके ही बताऊंगा ताकि आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए। उसके बाद आगे जैसे सवालों को करेंगे हम तब हम स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, इसीलिए ये स्टेप्स कुछ बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि px को ज़ीरो कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर -2x -8 को भी ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है मुझे इस पॉलिनोमियल को फैक्टर फॉर्म में तब्दील करने की,
ठीक है, क्या करूँगा, फैक्टर फॉर्म में, मतलब इस पॉलिनोमियल को इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर लिखना है और उस फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो वो फैक्टर बनाए कैसे जाते हैं, बाय स्प्लिटिंग, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, और मिडल टर्म है क्या, 2x, ये जो माइनस का 2x है यही इसकी मिडल टर्म है। इसको स्प्लिट करना है, इसको तोड़ना है। ठीक है, और तोड़ना कैसे है समझो इसको, देखो तोड़ने का तरीका क्या है। तोड़ने का तरीका ये है कि मुझे दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं। ठीक है, ये जो मैं रेक्टेंगल को इस तरीके से बना रहा हूँ जिसमें एक कॉर्नर अपवर्ड, एक कॉर्नर डाउनवर्ड, एक लेफ़्ट में है, एक राइट में है, इस तरीके से लिखने के बाद में मैं क्या करूँगा, डाउन वाली साइड में इस मिड टर्म के कोफिशिएंट को लिखूँगा। ठीक है, और अप वाले कॉर्नर पे इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स जिसके साथ में कुछ नहीं होता, उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, तो इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 आ रहा है इनटू कांस्टेंट टर्म जो कि है -8, ठीक है, जो कि है -8, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर आ रही है, -8 के बराबर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है ये समझो कैसे स्प्लिट किया जाता है। इस तरीके से बनाने के बाद में डाउनवर्ड में आप मिड टर्म के कोफिशिएंट को लिखोगे और अपवर्ड में इन दो नंबरों के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों की प्रोडक्ट को लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, प्रोडक्ट कर रहे हो, यहाँ पर क्या करोगे, सम। अब देखो क्या है, आपको यहाँ पर दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं, दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको अगर आप जमा करो तो किसके बराबर आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ मिड टर्म, मिड टर्म के कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। उन दो नंबरों को अगर आप जमा करते हो तो मिड टर्म के कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए, और अगर उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हो, उन्हीं दो नंबरों को अगर आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म की प्रोडक्ट के बराबर उनका प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो कुछ, मतलब इन दो नंबरों को अगर प्रोडक्ट करो तो ये आना चाहिए, और अगर जमा करो तो ये आना चाहिए। उन दो नंबरों को आपको गेस करना है। तो देखो मेरे पास में वो नंबर क्या हो सकते हैं, बताओ भाई। अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप उनको जमा करते हो तो क्या होना चाहिए, आपके पास में -2 आने चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करते हो तो -8 होने चाहिए। तो क्या वो 4 और 2 नहीं हो सकता, दोनों को जमा करो, दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करते हो 8 आता है, लेकिन माइनस का 8 होना चाहिए। यहाँ पर तो ये प्लस का 8 होता है। अगर इन दोनों को माइनस करते हो, नहीं, अगर दोनों को जमा करते हो तो कितना आता है, 6 आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2 है। अगर ये 4 यहाँ पर माइनस का होता और फिर आप जमा करते -4 प्लस का 2 करते तो क्या आता, -2 होता। ठीक है, अब यहाँ पर इसी -4 × 2 को करते हो तो -8 भी आ जाता है, यानी कि आपकी कंडीशन पूरी हो रही है। और वो दो नंबर जिनको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो -4 और 2 है। ठीक है, मतलब उन दो नंबरों को आपने ढूंढ लिया। जब आपने ने दो नंबरों को ढूंढ लिया, इसका मतलब आपने मिड टर्म को स्प्लिट कर लिया, मिड टर्म को स्प्लिट कर लिया। क्यों, क्योंकि इन्हीं दो नंबरों का ही यूज़ करके आप मिडल टर्म को एक नए तरीके से एक स्प्लिट फॉर्म में यानी कि तोड़ करके लिखने जा रहे हो। अब देखो इसी को ही, इसी पॉलिनोमियल को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1x² -2x की जगह आप क्या लिख सकते हो, -4x, इस वाले नंबर का यूज़ करके, क्योंकि ये -4 था तो ये -4 लिखा, इसके साथ में x लगाया। उसके बाद ये +2 है तो लिखा +2 और इसके साथ भी x लगाया। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। और उसके बाद में -8
बाकी वाले नंबरों के साथ में आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये वैसा का वैसा ही रहेगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ मिडिल टर्म को आपने तोड़ करके लिखा है। यहाँ पर देखो मिडिल टर्म को क्या लिखा, -4 और प्लस का 2 था ना जी, -4 से -4x बना और +2 से +2x बना, बाकी वही वैसा का वैसा ही है। x स्क्वायर -8 वैसा का वैसा ही, सिर्फ मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट किया है इसके बीच में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो स्प्लिट करने पे हमारे पास क्या हासिल हुआ, -4x प्लस का 2x, अगर आप इनको जमा करो तो -2x ही आता है। क्या आएगा, -2x ही आता है। क्यों, क्योंकि ये सेम वेरिएबल वाले हैं, ये भी x है ये भी x है, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, तो सेम वेरिएबल वाले जो टर्म्स होती हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो ये -4x, ये प्लस का 2x, इसका -2x ही बनेगा। तो आपने मिड टर्म को स्प्लिट करके लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ लो इसको। मिड टर्म को आपने स्प्लिट करके या तोड़ करके लिखा हुआ है। अब स्प्लिट आपने कर लिया, ठीक है, इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल को आपने स्प्लिट करके लिख लिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख लिया, है क्या, इक्वल टू 0 ही है। ठीक है, आगे जाके अगले वाले स्टेप में आप क्या करोगे, इन नंबरों को या इन टर्म्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करोगे ताकि उनमें से कोई ना कोई एक नंबर जो है या एक टर्म जो है वो कॉमन निकल करके आए। क्या निकल करके आए, कोई ना कोई एक टर्म जो है वो कॉमन निकल करके आए। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1x स्क्वायर के पास में इस 2x को लेके आ रहा हूँ। किसको लेके आ रहा हूँ, 2x को लेके आ रहा हूँ, और इस -4x को आगे लेके जा रहा हूँ इस 8 के पास में। ठीक है, -8 के पास में लेके जा रहा हूँ और इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया, यहाँ तक आपको पता चला। अब देखो इन दो को देखो और इन दो को देखो, क्या इन दो के बीच में से कुछ कॉमन निकल सकता है। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। ठीक है, दोनों के पास में क्या है, x है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 1x को बाहर निकालूं, किसको निकालूं, 1x को बाहर निकाल लूँ इन दो में से, तो अंदर क्या रह जाएगा, 1x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि x स्क्वायर बने, x के साथ में क्या बन जाएगा, 1x इंटू एक्स, 1x स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद में 1x को किसके साथ में मल्टीप्लाई करूं ताकि 2x बन जाए, प्लस का 2x बने, तो प्लस के 2 के साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब इस साइड में भी मुझे कुछ इस तरीके से अरेंज करना है ताकि यहाँ पर भी एक टर्म जो आए वो इन्हीं में से मैच होती हुई हो। तो देखो यहाँ पर मैं अगर 4 को कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, तो 4 को किसके साथ में मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरे पास x बने, 4x बने, जाहिर सी बात है x के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4x बन जाएगा। इसी 4 को मैं किसके, निशान का मैं बाद में करूँगा, ठीक है, इसी 4 को किसके साथ में मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये 8 बने, 2 के साथ में। ठीक है, किसके साथ में, 4 को 2 के साथ में करूँगा तो 8 बनेगा। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे निशान भी देखना है। यहाँ पर x + 2 आ रहा है, यहाँ पर भी x और 2 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे इस 2 को प्लस का बनाना है। ठीक है, तो 2 को प्लस का बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो ये माइनस है लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पर ये 2 प्लस का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर -4 रखना पड़ेगा। किसका रखना पड़ेगा, -4। अब -4 अगर मैं रखता हूँ, अगर देखो +4 रखता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, अगर +4 रखता हूँ तो ये 4x बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये 4x जो है ये माइनस का है, तो मुझे -4x बनाना है, इसलिए माइनस का ही निशान आएगा बाहर। तो -4 इंटू एक्स -4x बन जाएगा, और -4 इंटू +2 करूँगा। ठीक है, -4 इंटू +2 करूँगा तो -8 बन जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया है कि एक टर्म कम से कम कॉमन आए। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस वाले हिस्से में x+2 कॉमन है और इस वाले हिस्से के बीच में भी x+2 कॉमन है। तो मैं x+2 को कॉमन निकाल सकता हूँ अब बाहर। क्या निकाला? x+2 को मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया। अब ये x+2 अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, ये x+2 सबसे पहले x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मुझे इस पूरे को बनाना है, सेम को ओरिजिनेट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? इस x+2 को सबसे पहले अगर मैं x के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? x+2 इंटू x बन जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये वाला हिस्सा भी तैयार करना है, ये वाला पार्ट भी तैयार करना है। तो x+2 को किसके साथ में मल्टीप्लाई करूं ताकि -4 इंटू x+2 बन जाए? तो जाहिर सी बात है -4 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, ये हो गई फैक्टर फॉर्म, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट की फॉर्म है, बीच में कोई प्लस का निशान नहीं है। ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये फैक्टर फॉर्म बन गई। अब बनी है ये फैक्टर फॉर्म। फैक्टर फॉर्म में प्लस माइनस नहीं आता है, सिर्फ बीच में प्रोडक्ट का ही निशान होता है। तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये फैक्टर फॉर्म है। अब इस फैक्टर फॉर्म को अगर मैं देखूं तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो कि फैक्टर फॉर्म में है इक्वल टू 0 आ रहा है। अब ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 कब आएगा? ध्यान से देखो, अगर ये वाला हिस्सा, ठीक है, अगर ये वाली टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाती है तो 0 इंटू x+2 0 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 0 जिस भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है वो उसको भी 0 बना देता है। तो पहली कंडीशन में अगर ये वाला हिस्सा 0 हो जाए, ये वाली पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाए तो ये भी खुद ब खुद 0 हो जाएगी और होल टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। या फिर ये वाला हिस्सा x+2 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो 0 इंटू x-4 0 हो जाएगा, तब भी ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो दोनों कंडीशनों के बीच में हम 0 बना सकते हैं, इसको पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को 0 बना सकते हैं दोनों कंडीशनों में। और वो कौन कौन सी कंडीशन है? व्हेन x-4 इज इक्वल टू 0। व्हेन x-4 इज इक्वल टू 0, उस टाइम पे x मेरे पास इक्वल टू 4 आता है। इसका मतलब पहला 0 हमको तब हासिल होगा जब x की वैल्यू 4 होगी। देखो यहाँ पर x की वैल्यू को 4 पुट करके देखो तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा 0 हो गया और 0 इंटू x+2 0 हो जाएगा, ठीक है। तब भी ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या थी? व्हेन x+2 इज़ 0, जब x+2 0 होगा उस कंडीशन में x मेरे पास इक्वल टू -2 आएगा। क्या आएगा? x इक्वल टू -2 के बराबर आएगा। अब देखो x की जगह -2 भर के देखो, -2 + 2 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। -2 + 2 0 होता है, तो 0 इंटू x-4 0 हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन में 0 हमारे पास तब निकल के आता है जब x की वैल्यू -2 होगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल निकल कर के आए हैं। कितने? 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल निकल कर के आए हैं। एक तो x की वैल्यू 4 है जो कि पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देगी, और दूसरी x की वैल्यू -2 है जो कि पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देगी। तो यहाँ पर हमने zeros ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लिए हैं। क्या है यहाँ पर आ रहे? zeros ऑफ पॉलिनोमियल px क्या आ रहे हैं यहाँ पर? और एक तो आ रहा है मेरे पास 4, दूसरा आ रहा है -2। ये हमारे पास zeros ऑफ पॉलिनोमियल आ गए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इन zeros ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप निकालना है। किसके साथ रिलेशनशिप? जो भी इस पॉलिनोमियल के बीच में, कौन सी पॉलिनोमियल? x² - 2x - 8 के बीच में जो भी कोफिशिएंट आ रहे हैं उनके साथ में इन ज़ीरोज़ का क्या रिलेशनशिप होगा, उस रिलेशनशिप को मुझे निकालना है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल थी क्या? पॉलिनोमियल थी हमारे पास px
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 थी। ये हमारे पास पोलिनोमियल थी। ठीक है, इसमें हमारे पास जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग इसमें हमारे पास ए क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ए है हमारे पास आ रहा 1, बी क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर -2 है ना, और सी क्या आ रहा है हमारे पास -8। ठीक है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है हमारे पास, ये है क्या, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है हमारे पास, ये है क्या, ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है। अब मुझे जो भी ज़ीरोज़ निकले हैं उनका रिलेशनशिप निकालना है इन कोफिशिएंट्स के साथ में, और ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल हमारे पास निकल के क्या आए थे, एक आया था 4 और दूसरा आया था -2। पोलिनोमियल आए क्या थे, एक आया था 4 और दूसरा आया था -2। इन ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल के साथ में इन कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशन है वो आपने निकालना है। तो नाउ रिलेशन ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, एंड कोफिशिएंट्स, इसको निकालना है। तो हमें पता है इनका क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ जो आता है वो हमेशा इक्वल टू होता है -b/a, या फिर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें देखोगे कि सब के केस में, चाहे आप सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालोगे चाहे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालोगे, डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही आएगा, यानी कि ए ही आएगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू -b/a होता है, जो कि होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया था, इसके मुताबिक अगर चलें तो मेरे पास b कितना आ रहा है, -2 है। ठीक है, b कितना है, -2, तो -b/a यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू -2, ठीक है, और a कितना है 1, क्योंकि b जो है वो -2 है, तो -b हो गया -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, -b/a जो आ रहा है इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 2/a आ रहा है। क्या आ रहा है, 2/a आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पर, 2/a आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या ये सही है, क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम चेक करके देख लेते हैं। -b/a की जगह किसको भरेंगे, तो देखो क्या ये 2/1 जो आ रहा है, क्या ये वाकई में सम ऑफ ज़ीरोज़ के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे पास ज़ीरोज़ क्या क्या थे, एक था हमारे पास 4, ठीक है, प्लस दूसरा ज़ीरो क्या था, -2, ठीक है, दूसरा ज़ीरो क्या था हमारे पास, -2। क्या ये 2/1 के बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। देखो यहाँ पर 4 + -2 क्या बन जाएगा, ये 4 - 2 ही होगा, 2/1, और 4 - 2 2 होता है, और जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 तो होता ही है। तो 2/1 इक्वल टू 2/1 आ रहा है, यानी कि -b/a
ए के बराबर या फिर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो रहा है कि सम ऑफ ज़ीरोस जो है वो माइनस बी ओवर ए के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने वेरीफाई करके भी देख लिया। दूसरी साइड में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। नाउ वेरीफाइंग द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो हम यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या आएगा हमारे पास, पहला वाला ज़ीरो क्या था हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा वाला ज़ीरो क्या था माइनस का 2। देखते हैं दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर होती है। रिलेशनशिप के मुताबिक चलें तो प्रोडक्ट होती है सी ओवर ए के बराबर, जहाँ पर सी जो है दैट इज़ कांस्टेंट टर्म और ए जो है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये बराबर आती हैं कि नहीं आती है, क्या रिलेशन बनता है कि नहीं आता है, तो चेक कर लेते हैं। 4 इंटू -2 क्या बन जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू सी किसके बराबर था माइनस के 8 के बराबर। सी किसके बराबर था माइनस के 8 के बराबर था। ठीक है, माइनस के 8 और ए किसके बराबर था 1 के बराबर, 1 लिखा। तो यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। ये यहाँ पर माइनस का 8 है, यहाँ पर भी माइनस का 8 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 4 इंटू -2 इक्वल टू -8 आ रहा है, जो कि बराबर है सी ओवर ए के बराबर, जो कि आता है -8 ओवर 1 और जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 तो होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। तो दोनों साइड ये वेरीफाई हो रहा है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, जहाँ पर माइनस बी जो है दैट इज़ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए जो है दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों साइड वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई हो रहे हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई हो रहे हैं। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो इक्वल टू आ रहा है सी ओवर ए के बराबर, जहाँ सी जो है कांस्टेंट टर्म है और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये हमारा एक सवाल हो गया। हमने ज़ीरोज़ भी निकाल लिए और उन ज़ीरोज़ को वेरीफाई करके भी देख लिया कि उनका कोफिशिएंट्स के साथ में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया होगा। दूसरा इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, उसको भी हम करेंगे और फिर छोड़ देंगे क्योंकि आज हम 2 ही सवाल करेंगे। तो दूसरे वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट जो है हमारे पास देखो है क्या, दूसरा वाला पार्ट है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस का 1। ठीक है, ये है क्या हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ s दे के रखा हुआ है। क्योंकि आपको इस पोलिनोमियल ऑफ s के ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल निकालने हैं तो उसके लिए आपको इस ps को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो ps इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब ps इक्वल टू 0 मतलब ये हो गया कि आप 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को भी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब फिर वही बात आती है, मिडल टर्म कौन सी है, ये है मिडल टर्म। इस मिडल टर्म को आपको स्प्लिट करके लिखना है। और स्प्लिट कैसे करोगे, वही जो मैंने आपको तरीका बताया था, कुछ इस तरीके से कर लो। ऊपर वाले में आप लिखोगे इन दो नंबरों की प्रोडक्ट 4 इंटू 1 जो कि आता है 4। ठीक है, इनके प्रोडक्ट को लिखोगे और नीचे लिखोगे मिडल टर्म के साथ में जो कोफिशिएंट है उसको। ठीक है, इधर आपने प्रोडक्ट की थी, इधर प्लस का निशान लगाना है, वो भी बताऊंगा क्यों। अब आपको क्या करना है, फिर वही करोगे, इस साइड में और इस साइड में एक एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करो, मतलब इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई करो तो कोफिशिएंट ऑफ s इंटू कॉन्स्टेंट टर्म की जो प्रोडक्ट आ रही है उसके बराबर आए
और अगर इन्हीं दो नंबरों को अगर आप जमा करते हो तो मिडिल टर्म के कॉफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, मिडिल टर्म के कॉफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। तो वो कौन सी टर्म्स हो सकती हैं? -2 -2। ठीक है, कैसे? 2 इंटू 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -2 इंटू -2 प्लस का 4 बन जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट करके इसके बराबर आ जाता है कि नहीं? अब इन्हीं दो नंबरों को अगर आप जमा करते हो तो माइनस का 4 भी आता है। कैसे? -2 प्लस -2, तो -2 प्लस -2 करोगे तो माइनस का 4 आता है। तो इसका मतलब आपने दो टर्म वो ढूंढ ली। वो कौन कौन सी हैं दो टर्म्स? एक -2 है और दूसरा भी -2 है। मतलब आप इस मिडल टर्म को अब स्प्लिट करके इन दो टर्म्स का यूज़ करके इसी टर्म को एक अलग तरीके में स्प्लिट फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो क्या फॉर्म बनेगी? वो बन जाएगी हमारे पास 4s का स्क्वायर। मिडल टर्म को जब आप स्प्लिट करोगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले इस वाले टर्म को लिखोगे, क्या है ये? -2, और इसके साथ क्या लगाओगे? s। ठीक है, फिर उसके बाद अगला वाला टर्म क्या है? -2, लिखा -2, इसके साथ भी क्या लगाओगे? s। क्या लगाओगे? s। ये s क्यों लगा रहा हूँ वो भी आप समझ लो, क्योंकि अरे भाई ये 4 है, s है, इसी को तो आप स्प्लिट कर रहे हो ना 4s को। तो 4s कब बनेगा? 2 -2 माइनस का 4 तो बन जाएगा, लेकिन उस 4 के साथ में s थोड़ी ना लगा होगा। अगर आपको उस -4 के साथ में s भी लगाना पड़ चाहते हो तो इन -2 के साथ में भी s लगेगा, क्योंकि सेम टर्म विद सेम वेरिएबल। ठीक है, सेम वेरिएबल विद सेम पावर जो होती है वही ऐड हो सकते हैं। तो -2s माइनस का 4s बन जाएगा, तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, इसलिए जो भी आपने यहाँ पर टर्म ढूंढी हैं उनके साथ में जो भी वेरिएबल बीच में आया है, ठीक है, उस वेरिएबल को लगाओगे। जैसे ये s वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल थी तो इन 2 के साथ में भी s लगेगा। ठीक है, तभी ये 4s के बराबर हो जाएगा। आगे क्या है? प्लस का निशान और प्लस का 1 = 0। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, साइड वाली टर्म के साथ में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, सिर्फ मिडल वाली टर्म को ही स्प्लिट करके लिख रहे हो। ठीक है, 4s स्क्वायर वैसा का वैसा ही है, 1 वैसा का वैसा ही, सिर्फ मिडिल वाली टर्म टूटी है। तो -2s प्लस माइनस का 4s बन जाता है। इतना करने के बाद में अब इसको आपको अरेंज करना है कुछ इस तरीके से ताकि एक टर्म कम से कम कॉमन निकल आए। तो देखो, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से इसको देख लो। s इसमें भी है, s इसमें भी है। ठीक है, 2 के साथ ये भी डिवाइड होता है, 2 के साथ में ये भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 2s को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। 2s को मैं जब कॉमन निकालूंगा अंदर क्या रह जाएगा? 2s को किसके साथ में मल्टीप्लाई करूँ ताकि 4s स्क्वायर बने? तो 2s के साथ में ही। ठीक है, समझ में आया? अब 2s को किसके साथ में मल्टीप्लाई करूँ ताकि माइनस का 2s बने? तो माइनस के 1 के साथ में। हो गया, समझ में आ गया? यहाँ पर क्या आ रहा है? 2s - 1 आ रहा है। यहाँ पर भी इस वाली टर्म को अगर देखो तो यहाँ पर भी 2s और 1 है, लेकिन फ़र्क क्या है? ये बीच में प्लस का निशान है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस का है। यहाँ पर 2s + 1 है, यहाँ पर 2s - 1 है। तो आपको इसको इस जैसा बनाना है। तो ये माइनस का 2s + 1 इस जैसा कैसे बनेगा? ये बनेगा तब जब आप कॉमन क्या निकालोगे? अरे भाई 2s और 1 दोनों 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी कि 1 दोनों का ही फैक्टर है, तो 1 को निकाल लो आप बाहर। ठीक है, 1 को जब 2s के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 2s ही बनेगा। क्या बनेगा? 2s ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद 1 को 1 के साथ में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 1 ही बनेगा। ठीक है, मैं निशान बाद में लगा रहा हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर माइनस का निशान है, मैं चाहता हूँ ये टर्म इस तरीके से दिखे, लेकिन यहाँ पर तो ये प्लस का निशान है। मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी माइनस का बनाने के लिए यहाँ पर बाहर का माइनस का निशान रखना पड़ेगा, यानी कि ये जो आप 1 निकाल रहे हो कॉमन, वो माइनस का 1 होना चाहिए, तभी तो -1 × 2s करोगे
तो माइनस का 2s बनेगा। क्या बनेगा? माइनस का 2s बनेगा। और -1 इंटू -1 करोगे तभी तो प्लस का 1 बनेगा। ठीक है, हो गया। अब इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इन दोनों टर्म्स के बीच में यहाँ और यहाँ पर एक टर्म तो कॉमन आ रही है, और वो कौन सी है? 2s - 1, 2s - 1। तो इस 2s - 1 को अगर आप सब में से बाहर निकालो, यानी कि सब का कॉमन बना दो, तो क्या निकल जाएगा? 2s कॉमन आया, और 2s को नहीं, 2s - 1 को कॉमन करेंगे। ठीक है, 2s नहीं, 2s - 1 को पूरे को करोगे। ठीक है, क्योंकि ये 2s - 1 कॉमन है, तो 2s - 1 जो है इसको रखो आप कॉमन। क्या है ये? 2s, चलो मैं काट के लिखता हूँ, है क्या ये? 2s - 1, ये पूरी की पूरी कॉमन आएगी। 2s - 1 को किसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये पहली वाली टर्म 2s इंटू 2s - 1 बने? तो जाहिर सी बात है 2s के साथ में। किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 2s के साथ में। तो ये बन जाएगा 2s - 1 इंटू 2s। ठीक है, ये वाली टर्म बन करके तैयार हो जाएगी। अब 2s - 1 को किसके साथ में मल्टीप्लाई करो ताकि -1 इंटू 2s - 1 हो जाए? तो जाहिर सी बात है -1 के साथ में इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी जा चुकी है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में। और इस पॉलिनोमियल 4s² - 4s + 1 के जो फैक्टर बन करके तैयार हुए हैं, दैट इज़ 2s - 1 इंटू 2s - 1। ठीक है, ये इसके फैक्टर बन करके तैयार हुए हैं। तो 2s - 1 इंटू 2s - 1 इक्वल टू 0 कर दोगे, है ना। आफ्टर ऑल आप इसको 0 पॉलिनोमियल कर रहे हो। अब ये 0 पॉलिनोमियल कब बनेगी? जब या तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाए या फिर ये वाला हिस्सा 0 हो जाए। तो हमारे पास दो कंडीशंस बन करके तैयार होती हैं। ठीक है, दो कंडीशंस बन करके के तैयार क्या होगी? या तो टू एस माइनस वन इक्वल टू 0। कंडीशन क्या बन करके तैयार हुई? या ये वाला 0 हो जाए या फिर ये वाला 0 हो जाए। दोनों ही कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा? व्हेन 2s - 1 इक्वल टू 0 है, तब हमारे पास s इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस का 1 है, इधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 इस s के साथ में न्यूमरेटर है, यहाँ आकर के ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में s की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। यहाँ पर भी 1/2 निकलेगा, इसका भी निकालोगे तब भी 1/2 निकलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आ रहे हैं, और दोनों ज़ीरोज़ की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 1/2। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ कौन कौन से हैं? 1/2, यानी कि 1/2 दो बार आ रहा है। अब करते हैं इनके हम रिलेशनशिप की बात। नाउ क्या करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px। और ये पॉलिनोमियल थी क्या हमारे पास? पॉलिनोमियल थी हमारे पास 4s² - 4s और प्लस का 1। ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। इसके बीच में अगर आप देखो तो हमारे पास देखो ये क्या है? a, ये क्या है? b, और ये क्या है? c। a हमारे पास है 4, b क्या है हमारे पास? माइनस का 4, और c हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा है प्लस का 1। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना, जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग a जो है 4 के बराबर, b -4 के बराबर, और c 1 के बराबर आ रहा है क्या? ये कोफिशिएंट ऑफ x², ये है कोफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, c क्या है? कांस्टेंट है। तो अब हम रिलेशनशिप निकाल रहे थे, और रिलेशनशिप हमारे पास क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल के केस में दो आते हैं, एक आता है सम ऑफ ज़ीरोस है और दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोस करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस इक्वल टू किसके बराबर आता था? सम ऑफ ज़ीरोस आता है माइनस बी ओवर ए के बराबर और माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहला ये रिलेशन आता है। तो देखो सम ऑफ ज़ीरोस 1/2 पहला ज़ीरो था, दूसरा था 1/2। क्या ये इनके बराबर आता है कि नहीं? कर लो। माइनस बी ओवर ए, सबसे पहले b क्या है हमारे पास? माइनस का 4 है। b क्या है? माइनस का 4 है। और a क्या है हमारे पास? 4। ठीक है, अभी तक हमने b लिखा है लेकिन हमारे पास रिलेशन के मुताबिक माइनस b है, तो ये माइनस का b किया। ठीक है, माइनस का हमने b कर लिया। क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/2 जमा 1/2 क्या बन जाएगा? ये 2/2 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जमा हो जाएंगे, तो 2/2 बन जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यानी कि इसका क्या आ रहा है? क्या आएगा? 1/2। क्या आएगा इसका? 1/1 आ रहा है। 1/2 नहीं, 1/1, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो रहा है। और इसका भी अगर हम देखें, माइनस इंटू माइनस 4 हो जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और 4/4 ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। और इसका भी क्या आ रहा है? 1/1। देखो दोनों साइड में हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, दोनों साइड 1/1 आ रहा है। इसका मतलब वेरीफाइड है, वेरीफाइड है कि ऐसा होता है। सम ऑफ ज़ीरो जो होता है वो माइनस बी ओवर ए या फिर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरा जो रिलेशनशिप था दैट वाज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, रिलेशनशिप के मुताबिक चलें तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस जो कि है क्या? 1/2 इंटू 1/2, वो किसके बराबर होना चाहिए? वो होना चाहिए c ओवर a के बराबर, जहाँ c क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 1/2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, 1/2 पहला ज़ीरो है, 1/2 दूसरा ज़ीरो है, तो प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/2 शुड बी इक्वल टू c ओवर a। c कितना था हमारे पास? 1, और a कितना है हमारे पास? 4, मतलब कांस्टेंट टर्म 1 थी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 था, तो लिखा। क्या ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं? 1 इंटू 1 1 ही होता है और 2 इंटू 2 4 होता है। तो यहाँ पर हम दोनों साइड देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, हैंस वेरीफाइड। और यहाँ पर भी ये वेरीफाई हो रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ज़ीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो कुछ? क्योंकि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो हैं ज़ीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही निकलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया, दूसरा सवाल भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले सवाल जो होंगे हम अगले वाले लेक्चर के बीच में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाज़िर हो जाएंगे अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।